Last time we have discussed about the D and F block element definition and also about the transition element definition. मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर दूं ये दोनों बातें कि एक तो हमने आपको ये बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे आप, और साथ के साथ हमने ये बताया था कि आप ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहेंगे। ये दो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ के साथ कल हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी भी सिखाई थी, जो डी ब्लॉक एलिमेंट के जो फर्स्ट सीरीज के जो एलिमेंट थे उन सभी की, क्योंकि उसी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर ही आप जितने भी और क्वेश्चन आएंगे आपके उन सभी को आप बड़ी इजीली याद कर सकते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन तो क्या थी कि ये कौन से एलिमेंट है? द एलिमेंट्स इन विच, बताओ बेटा शहबाज जल्दी से, इन विच d orbitals are progressively filled, in which the last electron enters into the बताओ क्या लिखे आगे, into the penultimate d subshell, penultimate d subshell. So that is the definition of d block elements. और ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी कि द एलिमेंट्स इन विच d subshell is partially filled, d subshell is partially filled either in their neutral state or in ionic state. ऐसा नहीं कि आयनिक स्टेट हम कोई भी लिख देंगे, उन्हीं आयनिक स्टेट में जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकता है कोई भी एलिमेंट। तो उसके बेसिस पे आपने देखा था जैसे फर्स्ट जो सीरीज है आपकी उसमें सिर्फ स्कैंडियम से लेके और कॉपर तक ये जो 9 एलिमेंट्स हैं, दीज आर दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर अगर आप देखें, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट आपके 10 थे यहाँ पे, स्कैंडियम से लेके बोलो कहां तक, जिंक तक। सो दीज आर 10 एलिमेंट्स। तो इसी बेसिस के ऊपर कल लास्ट में हमने कहा था कि देयर इज ए स्टेटमेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स are d block elements. Are D block elements. All the transition elements are D block elements. But reverse is not true. But reverse is not true. अगर हम रिवर्स बोलें तो वो बात ठीक नहीं होगी। मीन्स ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इन ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके आ जाता है, जो कल आपको बता दिया गया था। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी आनी ही चाहिए, जितनी भी आपको बता दी गई थी, क्योंकि उन्हीं के बेस अब हमारे सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो उन्हीं के ऊपर बेस होंगी। आपके अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ये पूछ लें व्हाई जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आ जाए, व्हाई कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, वो आ जाए। मींस कोई भी स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन बन सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट है, डी ब्लॉक जो एलिमेंट है, ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी की आखिर प्रॉपर्टीज क्या है। इनकी जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं वो आपकी क्या है, दैट इज द साइज, दैट इज द मेन प्रॉपर्टी, दैट इज द फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी, दैट इज द साइज। जो साइज है, ये जो मेन प्रॉपर्टी है, आखिर साइज किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। इससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आखिर साइज का मतलब क्या है। साइज को आप एटॉमिक साइज कहते हैं, साइज को आप एटॉमिक रेडियाई भी कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई। क्योंकि साइज देखते वक्त आप क्या देखते हैं कि आपके पास मान लीजिए कोई एटम है, ये हमने पॉजिटिव चार्ज सेंटर में दिखाया, उसके चारों तरफ देखो आपके सर्कुलर पाथ हैं,
देखो ये सर्कुलर पाथ। अब हमने सिर्फ इसका एक पार्ट दिखा दिया। जो सबसे बाहर वाली शेल है उसे आप वैलेंस शेल कह देंगे। न्यूक्लियस के सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक का जो ये डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस। यही तो रेडियस होता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, और इसी को आप साइज कहते हैं। इसे आप इस एटम का रेडियस कह दें, इस एटम का साइज कह दें। मींस रेडियस का ही दूसरा नाम क्या है आपका? साइज। कई बार आपने ये डेफिनेशन देखी होगी एटॉमिक साइज की। देखो क्या डेफिनेशन, देखो एक डायग्राम और बनाते हैं। बीच में देखो न्यूक्लियस, बाहर ये डिफरेंट शेल। मान लीजिए सबसे ये बाहर वाली शेल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन देखो मूव कैसे करता है, आपने एक वर्ड पढ़ा है ना, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल मीन्स टू टाइप ऑफ नेचर। टू टाइप ऑफ नेचर मीन्स one is the particle nature, other one is the wave nature। जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब का मतलब स्मॉल, एटॉमिक का मतलब एटम, एटम से भी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, मीजॉन्स, ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज एटम से भी छोटा है, हम उनकी बात करते हैं। वो सारे पार्टिकल्स दो टाइप का नेचर दिखाते हैं। वो खुद पार्टिकल तो हैं ही, प्लस साथ के साथ वो वेव की फॉर्म में चलते हैं। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा चलते हुए। देखो ये बीच में सेंट्रल पार्ट बोलो कौन था, दैट इज द न्यूक्लियस। ये वैलेंस शेल है। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे चला वेव की फॉर्म में, एक बार बाहर एक बार अंदर। मैं जितना बाहर की तरफ मूव किया दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। वैसे देखो इसको चलना कहाँ पे चाहिए था, इसका सीधा रास्ता तो यही था। देखो जो शेल है हमारी, देखो ऐसे ही है, देखो मैं शो कर रहा हूँ जो, दैट इज द ओरिजिनल पाथ। देखो दैट इज द ओरिजिनल पाथ। लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से भटक गया, डेविएट हो गया। कितना ज्यादा भटका, देखो ये ऐसे ऊपर की तरफ चला गया, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है आउटर साइड में। ऐसे ही ये अंदर की तरफ गया, तो अंदर की तरफ जब इलेक्ट्रॉन गया तो दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द इनर साइड। फिर बाहर की तरफ गया एंड सो ऑन। ये वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन चलता रहता है। तो बाहर की तरफ गया और ये अंदर की तरफ चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई है फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, जिसे मीन पोजीशन भी कहते हैं। देखो ये मीन पोजीशन है, देखो जहां पे अभी मैं डॉट लगा रहा हूं, दैट इज द मीन पोजीशन। दैट इज द मीन पोजीशन मींस ये जो सर्कल वाली पोजीशन है, दीज आर द मीन पोजीशन। लेकिन इससे ये भटक गया, बाहर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई, अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई। अगर इन दोनों का मीन ले ले हम, तो मीन पोजीशन तो यही डॉट आएगी ना, ये डॉट आएगी। तो इसलिए आपने ये डेफिनेशन पढ़ी है कभी कि व्हाट इज साइज की, कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द डिस्टेंस अप टू विच द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज स्प्रेड। जहां तक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फैला हुआ है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कभी तो बाहर तक फैल गया, कभी वो बाहर इस शेल के अंदर की तरफ आ गया, फिर बाहर की तरफ आ गया, देखो फिर अंदर की तरफ आ गया। तो इसका मीन लेना पड़ता है, एवरेज लेना पड़ता है। तो एवरेज पोजीशन कौन सी बनी, एवरेज वही बनी जो हमने ये शेल ड्रा कर रखी है। तो इसलिए दोनों का मतलब एक ही निकलता है। तो जब भी आप एटॉमिक साइज को, एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करते हैं तो दो तरीके होते हैं इसको डिफाइन करने के। पहला तरीका कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल, टू द वैलेंस शेल, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज। या आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the distance up to which the electron cloud is spread is called as atomic size or the atomic radii। क्लियर हो गया इतना? तो ये थी डेफिनेशन। अब हमें इसी बात को डिस्कस करना है अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज। लेकिन उसको हम डिस्कस करें उससे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि जो साइज है उसका इंक्रीज होना, उसका डिक्रीज होना, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। किसका साइज छोटा होगा, किसका साइज बड़ा होगा, वो हम कैसे करें एक्सप्लेन। तो जो इंक्रीज और जो डिक्रीज इन साइज है वो किस पे डिपेंड करता है। जो साइज है इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। अभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे साइज डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ, फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज नहीं, आप उसे कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें।
अकेले न्यूक्लियर चार्ज आप लिख के नहीं छोड़ देंगे। सेकंड फैक्टर कौन सा है? दैट इज कॉल्ड एज, बताओ शाबाश, दैट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट, या जिसे आप स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। शील्डिंग इफेक्ट कह दें या आप इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह देंगे। तो जो साइज का घटना बढ़ना वो डिपेंड करता है इन दो फैक्टर के ऊपर। फर्स्ट वन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अदर वन इज शील्डिंग इफेक्ट। अब ये देखा जाएगा कि इनमें से डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है। मींस मान लीजिए आपके पास देखो ये बीच में हमने ये न्यूक्लियस दिखा दिया। हम सबसे पहले इस बात को एक्सप्लेन करते हैं ग्रुप नंबर 1 से लेके, ताकि उसी बेसिस के ऊपर फिर आप एक्सप्लेन कर पाए डी ब्लॉक को भी। मान लीजिए ग्रुप नंबर 1 में हमने फर्स्ट एलिमेंट आपका देखो लिथियम लिया, लिथियम है टॉपिक नंबर 3। इसकी फर्स्ट शेल देखो मैंने 1s2 लिख दिया, ये सेकंड शेल देखो मैंने 2s1 लिख दिया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन 1s2 लिखा, उसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिए, नेगेटिव चार्ज भी लगा दिया। उसके बाद लिथियम के नीचे देखो सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम। तो रेडियोएक्टिव इसको लेंगे नहीं। अगर हम सीजियम की बात करें तो देखो उसमें आप कैसे लिखेंगे, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया न्यूक्लियस, कितनी शेल दिखाएं। एक बेसिक तरीका होता है ना कॉन्जुगेशन लिखने का। जैसे लिथियम की कॉन्जुगेशन मैंने लिखी तो कुछ ये बन गई 1s2 2s1। अगर आप सोडियम पे जाएंगे तो सिर्फ एक नंबर बढ़ा दें, पोटाशियम पे एक नंबर और बढ़ा दें, एक शेल और बढ़ गई, रुबिडियम में एक और बढ़ गई, सीजियम में एक और बढ़ गई। व्हाट इट मींस कि लिथियम में अगर 1s2 2s1 है, देखो लास्ट में 2s1 है, तो सोडियम में क्या आ जाएगा 3s1, पोटाशियम में क्या आ जाएगा 4s1, रुबिडियम में क्या आ जाएगा 5s1, सीजियम में क्या आ जाएगा 6s1। क्लियर हो गया? तो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये मैंने इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, तो ये आपकी सिक्स्थ शेल हो गई। अब आप ये देखें आपके जो न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं, तो मीन्स हम दोनों के बीच में आमने सामने इंटरेक्शन है, हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है, तो मीन्स डायरेक्ट अट्रैक्शन हो रही है। अगर आपके और मेरे बीच में अगर दो बच्चे आके बैठ जाएं, फर्स्ट रो स्टूडेंट्स की, सेकंड रो, थर्ड रो, तो वो जितने भी बीच में रुकावट आती है उसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो मेरे और आपके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। सो दैट इज कॉल्ड एज द शील्डिंग इफेक्ट और द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है रुकावट। स्क्रीनिंग होने से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन नहीं हो पाती। आप ध्यान से देखें इस डायग्राम में जो भी हमने ड्रा किया, आप लिथियम को देखें, लिथियम के बीच में देखो हमने न्यूक्लियस दिखाया, बाहर वाली शेल जिसे आप देखो वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में बोलो कितनी रुकावट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है? स्क्रीनिंग इफेक्ट है सिर्फ 1s2, देखो यही है स्क्रीनिंग इफेक्ट, इतना ही। लेकिन आप जैसे ही डाउन द ग्रुप गए, सीजियम तक पहुंचे, देखो ये रहा न्यूक्लियस, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये बीच में जितनी भी शेल है देखो, ये इतनी सारी शेल, ये स्क्रीनिंग का काम कर रही है। बोलो किस चीज का काम कर रही है? स्क्रीनिंग, रुकावट का काम कर रही है। इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और बाहर वाली शेल बोलो कौन सी शेल थी इसमें भी? वैलेंस शेल। अब आप हमें ये बताएं, स्क्रीनिंग इफेक्ट जब आप डाउन द ग्रुप गए ऊपर से नीचे, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया या डिक्रीज? बताएं शाबाश। वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच जितनी शेल होती है उनकी संख्या बढ़ गई या घट गई? तो आप डाउन द ग्रुप गए बढ़ गई। तो बढ़ गई, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ गया। स्क्रीनिंग की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच जो अट्रैक्शन थी, देखो ये जो अट्रैक्शन थी यहाँ पे, ये अट्रैक्शन अब वीक हो गई, अट्रैक्शन कम है। पहले देखो अट्रैक्शन, देखो मैंने एक एरो दिखाया, ऐसे ही मैं यहाँ पे और एरो दिखा देता हूँ, देखो ये सेकंड अट्रैक्शन दिखाई मैंने, मींस देयर इज मोर अट्रैक्शन, यानी ज्यादा अट्रैक्शन थी लिथियम के अंदर। आ गई बात समझ में? तो मीन्स अब साइज किसका छोटा होगा, किसका बड़ा होगा? लिथियम का साइज तो स्मॉल हो जाएगा ना। क्यों होगा स्मॉल? बताओ। क्योंकि वहां पे, बताओ शाबाश, क्या है वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। तो मीन्स क्या हुआ, दो फैक्टर थे मैंने अभी आपको बताया, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो देखो वहां पे हो गया कम लिथियम के केस में, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर वो, और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया ज्यादा। तो मीन्स
इन दोनों के बारे में ये बताना है कौन ग्रेटर। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकम्स ग्रेटर देन द शील्डिंग इफेक्ट इन केस ऑफ द लिथियम। लेकिन डाउन द ग्रुप गए तो क्या देखा आपने, डाउन द ग्रुप गए तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गई, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। तो ये क्या होता है, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से, द स्क्रीनिंग इफेक्ट तेज हो जाता बिकम्स ग्रेटर, बिकम डोमिनेट कर गया। डोमिनेट्स ओवर द बोलो किसके ऊपर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के है ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज। इसीलिए अट्रैक्शन कम हो गई और साइज आपका इंक्रीज हो गया। लेकिन मैंने एक चीज आपको अभी बताई नहीं, शायद आप पहले से जानते होंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर देखो 3 है, मतलब लिथियम के न्यूक्लियस के अंदर देखो +3 चार्ज है। देखो मैंने +3 लिख दिया, वहां पे प्लस के आगे 3 भी लिख दिया, +3 चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान दे मैंने क्या कहा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो है लिथियम का, बोलो कितना है, मैं लिख भी रहा हूं, दैट इज 3, +3, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। अब ये जो +3 चार्ज है, जो 1s2 वाले इलेक्ट्रॉन है, बोलो कौन से इलेक्ट्रॉन, देखो ये 1s2 वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इनको तो क्या लग रहा है, ये तो बिल्कुल आमने सामने है। इन दो इलेक्ट्रॉन को तो ये महसूस हो रहा है कि लिथियम के न्यूक्लियस के अंदर +3 चार्ज है। लेकिन जो ये 2s के इलेक्ट्रॉन, देखो इसके बाहर ये 2s1 वाले दो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या लगा, नहीं न्यूक्लियस के अंदर तो +3 चार्ज नहीं, लिथियम के न्यूक्लियस में +3 चार्ज नहीं। ऐसा क्यों लगा, क्योंकि बीच में आ गई स्क्रीन, बीच में आ गई रुकावट। किसने डाली रुकावट, ये 1s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स ने। 1s2 वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने बीच में रुकावट डाल दी। जो 2s1 वाला इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या महसूस कर रहा है, ये कहता है कि लिथियम के न्यूक्लियस में +3 चार्ज नहीं, उससे कुछ कम है, हो सकता है +2 हो सकता है 1.5 हो, कम महसूस करता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज महसूस करता है वो कहलाता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कोई आपसे डेफिनेशन भी पूछे तो आप क्या लिखते हैं कि द चार्ज फेल्ट बाय एनी इलेक्ट्रॉन, द चार्ज फेल्ट बाय any electron is called as effective nuclear charge, is called as effective nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज कभी नहीं बदलता, वो सेम रहेगा, जो उसका एटॉमिक नंबर वही उसका न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बदलता रहेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आपके न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल कब होगा, पहली शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए, जो 1s वाले इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उनके बीच में कोई रुकावट नहीं, उनको तो यही लगेगा कि यही न्यूक्लियर चार्ज है, यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। जैसे आप न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे, बाहर वाली शेल और बाहर वाली शेल, तो उनके बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट तो होगा ही, बीच वाली शेल तो होंगी ही, वो स्क्रीनिंग का काम करती है, रुकावट का काम करती है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उनका कम होगा। तो जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम और कम और कम और कम होना शुरू हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। तो साइज का घटना और बढ़ना किस बात पे डिपेंड करता है, देखो साइज का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, ये न्यूक्लियस और वैलेंस शेल, ये पहली दूसरी तीसरी शेल, मान लीजिए वैलेंस शेल है ये, इनके बीच की अट्रैक्शन के ऊपर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, देखो वैलेंस शेल से न्यूक्लियस के बीच, इसी को तो आप साइज कहते हैं। अब ये साइज छोटा है या बड़ा, वो तो डिपेंड करता है कि वैलेंस शेल, हो सकता है वैलेंस शेल के इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर ले ऐसे, तो वैलेंस शेल नजदीक आनी शुरू हो जाएगी न्यूक्लियस के, साइज छोटा हो जाएगा। तो कब होगी ये ज्यादा अट्रैक्शन, जब बीच में रुकावट ना हो। तो मीन्स अगर न्यूक्लियस की जो पावर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, न्यूक्लियस के अंदर ताकत ज्यादा है और बीच की रुकावट कम है, तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, साइज छोटा हो जाएगा। साइज बोलो बड़ा कब होगा, जैसे अभी हमने देखा डाउन द ग्रुप गए साइज बढ़ गया, जब साइज, ज्यादा इफेक्ट होगा। हाँ जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तभी साइज बोलो क्या होता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। अब आपको कल हमने सारी बातें बता दी थी, ये बेसिक बात भी आपको बता दी कि साइज का घटना और बढ़ना, ये दो ही फैक्टर हमेशा ध्यान रखना, चाहे एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर था आपका, चाहे पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा, चाहे आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़े, इस बात को आपको भूलना नहीं होता कि द इंक्रीज और द डिक्रीज इन साइज डिपेंड अपॉन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फैक्टर, इन दोनों के रिजल्टेंट पे डिपेंड करता है कि कौन किस पे डोमिनेट कर गया। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेटिंग है तो क्या करेगा, मींस न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है, वैलेंस शेल को अट्रैक्ट कर लेगा, साइज घट जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
डोमिनेट नहीं कर रहा, बल्कि स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर डोमिनेट कर गया तो क्या होगा, तो मीन्स बीच की रुकावट ज्यादा हो गई, अट्रैक्शन कम होगी न्यूक्लियस वैलेंस शेल के बीच, तो साइज बढ़ जाएगा। तो ये दो बातें अपने माइंड में आपको जरूर हमेशा रखनी ही है और इन्हीं के बेसिस पे आपको जवाब देना होता है। अब हम चलते हैं अपने डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। कल की कॉन्फ़िगरेशन, कल की कॉपी, जो भी बातें हैं या जो भी बात आपने लिख के अपने पास रख रखी है या आपके माइंड में जो इमेज है कल वाली, उस बात को आप ध्यान रखना अब, और उसी के बेसिस के ऊपर अब हम आपसे पूछेंगे और आप हमें जवाब देंगे कि साइज घटेगा या बढ़ेगा। बड़ी बेसिक सी बातें कल वाली हमारे माइंड में रहनी ही चाहिए, तभी हम बिल्कुल ठीक जवाब दे पाएंगे कि साइज इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, या क्या पता ना इंक्रीज हुआ हो ना डिक्रीज हुआ हो, ऑलमोस्ट सेम रह गया हो। तो किसी भी चीज का जब हमें जवाब देना है तो ये दो फैक्टर देखो जो मैंने अभी लिख के छोड़ दिए, इनको देखो मैंने क्लियर नहीं किया है यहाँ पे, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और द स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन दोनों को हमें ध्यान रखना ही है। तो अब हम बात करते हैं अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट में कल सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके माइंड में होगी ही। हमने ये देखा था कि जो सबसे पहला एलिमेंट है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को ही ले लेते हैं, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, और लास्ट वाले को लास्ट में लिख देते हैं, दैट इज जिंक एटॉमिक नंबर 30। क्लियर हो गया इतना? अब स्कैंडियम की कॉन्जुगेशन जो बिल्कुल वैलेंस शेल कॉन्जुगेशन है वही हम लिखेंगे। इसकी कॉन्जुगेशन थी जो कल आपने सीखी थी, दैट इज 3D1 4s2, 3D1 4s2। ऐसे ही नेक्स्ट हम बीच में किसी और की लिख लेते हैं, जैसे क्रोमियम की लिख दी मैंने यहाँ पे 24 एटॉमिक नंबर, जो कि एक एक्सेप्शनल केस भी था। इसकी कॉन्जुगेशन तो शुरू में तो आपने याद करके लिखी, तो ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, हाँ 24 के आखिर में 4 है तो 3D4 होना चाहिए वैसे तो, 4s2। लेकिन फिर हमने बताया था बैकशिफ्ट हो जाती है और ये कॉन्फ़िगरेशन ये ठीक नहीं होती, और एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखते थे, हाँ 3D5 4s1 ड्यू टू द हाफ फील्ड, हाँ ड्यू टू द हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसी टाइप से कॉपर की लिखें 29, तो उसकी भी आपने लिखा था कि 29 के लास्ट में 9 है, तो आपने याद किया 3D9 4s2, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन बन गई, 1 इलेक्ट्रॉन बैक शिफ्ट कर गया और ये कॉन्जुगेशन ठीक नहीं, तो ठीक क्या बन गई थी, 3D10 और 4s1। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन ऑफ द कॉपर। तो ये कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन हो गई 3D10 4s1। तो इस टाइप से आपने इनको याद कर लिया था। अब क्वेश्चन ये आया साइज के ऊपर। देखो आप बड़े ध्यान से देखें, मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले स्कैंडियम का ध्यान देना, ये बीच में देखो मैंने न्यूक्लियस दिखाया, बीच में मैंने +21 लिख दिया। बोलो वो 21 क्यों लिखा बीच में, क्योंकि एटॉमिक नंबर 21 है इसलिए इसमें प्रोटॉन 21 है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए +21। बीच की शेल को हम शो नहीं करेंगे, ये बाहर वाला हमने शो किया, दैट इज एक तो 3D को हमने दिखा दिया। 3D के अंदर देखो 5 आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 मैंने देखो शो कर दिए, एक में इलेक्ट्रॉन दिखा दिया 3D1, और उसके बाहर बोलो मैंने क्या दिखाया, दैट इज 4s, तो मैंने 4s शो कर दिया। s में एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिए। सो दैट इज द डायग्राम फॉर द स्कैंडियम। इसी टाइप से अगर हम आगे चले क्रोमियम के अंदर, अगर मैं क्रोमियम का डायग्राम बनाऊं इसी टाइप से, देखो मैंने 24 लिखा और बाहर ये मैंने शेल दिखा दी, देखो इसी टाइप से 3D। उसके बाद मैंने देखो उसी टाइप से 4s दिखा दिया। 3D के अंदर 5 होंगे, देखो ये 3D और ये 5 मैंने ऑर्बिटल्स देखो ड्रा कर दिए, इनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हाफ एरो से मैंने शो किए, देखो 5 हाफ एरो मैंने लगा दिए, और लास्ट में 4s2 देखो मैंने शो किया। इसी टाइप से 4s1 आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 4s2 लिख दिया, 4s1 आएगा ये इसके अंदर, तो ये मैंने देखो दोबारा से यहाँ पे करेक्ट करके लिख दिया, ये दैट इज अ 4s1। इसी टाइप से नेक्स्ट में अगर हम कॉपर में देखेंगे तो ये +29 देखो मैंने लिख दिया न्यूक्लियस के अंदर। उसी टाइप से मैंने ये शेल दिखाई देखो 3D, और 3D के अंदर ये 5 ऑर्बिटल्स, और उसी टाइप से 10 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिलअप करेंगे, हाफ एरो मींस 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, और फिर हमने ये 4s भी शो कर दिया देखो इसी टाइप से, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट में हम जिंक को शो कर देते हैं यहाँ पे, इसके अंदर +30 न्यूक्लियस को शो किया मैंने। उसके बाद ये आपका 3D है, और फिर हम 4s को शो कर देंगे। 3D के अंदर देखो ये वही डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स देखो हमने शो कर दिए।
और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? तो ये हमने लेफ्ट टू राइट दिखाया। पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं ना, स्कैंडियम से जिंक तक ये लेफ्ट टू राइट है, डाउन द ग्रुप नहीं, ये लेफ्ट टू राइट है आपका। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जैसा क्वेश्चन हो वैसे ही आपको जवाब देना है। अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा, जो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 साइज के ऊपर, why the size decreases on moving from scandium to zinc in the first transition series of the periodic table। पीरियोडिक टेबल की जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जब हम स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, वहां तक जब हम जाते हैं तो साइज डिक्रीज क्यों होता है? इसका जवाब आप कैसे देंगे? साइज, इसका जवाब देने के लिए ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है इसका जवाब। हमें दो फैक्टर को ही यूज करना है। वन इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अदर वन इज द शील्डिंग इफेक्ट और द स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन्हीं दो फैक्टर को यूज करना है और हमारा जवाब हमारे पास होगा। क्वेश्चन पहले ही बता दिया, देखो पेपर में क्वेश्चन आ गया आपके कि व्हाई साइज डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। मींस टीचर ने आपको पहले ही बता दिया, आपको याद रखने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ी कि साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज। दिक्कत तब होती है जब आपसे ये पूछा जाए कि जब आप स्कैंडियम से जिंक तक जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज, फिर आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो पहले ही बता दिया कि साइज तो डिक्रीज होगा। फिर आपने अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट लगाई जो आपने सीखी थी कि देयर आर टू फैक्टर ऑन विच द इंक्रीज और द डिक्रीज ऑफ साइज डिपेंड्स, एंड दीज टू फैक्टर आर, बोलो कौन सा था? एक तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सेकंड इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब हमें साइज डिक्रीज करना है, साइज हमें घटाना है, छोटा करना है। छोटा कब होगा? जब न्यूक्लियस वैलेंस शेल को अपनी तरफ क्या करे? बोलो क्या करे? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। देखो ज्यादा अट्रैक्ट कर ले, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर ले। ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इट मींस न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मस्ट डोमिनेट ओवर द स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करना ही चाहिए। क्लियर हो गया? तो यही बात हमें इसमें लिखनी है। देखो साइज के जो क्वेश्चन है डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर, वो एक क्वेश्चन नहीं होगा। साइज के क्वेश्चन 3 या 4 बनेंगे। 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही 3-4 तरीके अभी हम आपको बताने वाले हैं। उन्हीं 3-4 तरीकों को आपको याद रखना है और उन सभी का जवाब होगा इन्हीं बेसिस के ऊपर, जो ये दो फैक्टर है। थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो भी आप देखते चले जाएंगे। बोलो पहले क्वेश्चन का जवाब तो क्या बन गया? कैसे लिखेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज dominates over the screening effect, so the attraction in between the nucleus and the valence electron increases, so the size decreases। हमें ऐसे जवाब देना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपके सामने। क्लियर हो गया बेटा इतना? इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आता है वो क्या बनेगा? इसके बाद देखो साइज के ऊपर ही बता रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, साइज तो डिक्रीज होगा ही, 100% डिक्रीज होगा, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में आपको बता दिया। लेकिन अगला क्वेश्चन ये आता है कि साइज बहुत ही कम डिक्रीज होता है। व्हाई द साइज डिक्रीजेस टू द स्मॉल एक्सटेंट। देखो मैंने ऊपर ऐड कर दिया इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, टू द स्मॉल एक्सटेंट ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। बदल गई ना क्वेश्चन की सेंस? पहले क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया था व्हाई द साइज डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, तो आपने ये दो फैक्टर यूज कर लिए। आपने बता दिया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर गया स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर, इसलिए न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ गई, इसलिए साइज घट गया। लेकिन अब क्वेश्चन है साइज कम क्यों घटा? कम का मतलब मान लीजिए स्कैंडियम का साइज 100 पिकोमीटर है, उसके बाद नेक्स्ट का 99.9 से 99.9 के बाद 99.8 एंड सो ऑन, मींस थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। इतना डिक्रीज हो रहा है कि वो ना के बराबर डिक्रीज हुआ, लेकिन डिक्रीज जरूर हो रहा है। तो बहुत ही कम डिक्रीज क्यों हुआ? डायग्राम आपके सामने जो ये बनाया गया, हमने आपके सामने जो ये डायग्राम बनाया इसलिए बनाया ताकि सभी क्वेश्चनों का जवाब आपके पास आ जाए। अब आप बड़े ध्यान से देखें, स्कैंडियम में की कॉन्वेक्शन बताओ शाबाश, जल्दी से देख के तेज बोल के बताओ, स्कैंडियम की कॉन्वेक्शन क्या है?
हाँ 3D1 4s2, 4s2। हाँ बिल्कुल यही यही बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैं एक की और कॉन्जुगेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम 22, सिर्फ कॉन्जुगेशन लिखूंगा मैं। बताओ शहबाज कॉन्जुगेशन क्या होनी चाहिए? 3D2 4s2। हाँ 3D2 4s2। अब बस इतना आप हमें जवाब बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ है, जो डेफिनेशन भी है आपको ऊपर लिखी हुई दिख रही है डी ब्लॉक एलिमेंट की, कि द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पेनल्टीमेट डी सबशेल, ये डेफिनेशन थी। स्कैंडियम में क्या आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में डला? 4s में डला? नो, 3D में डला। मींस नंबर ऑफ शेल क्या रही? बिल्कुल सेम रही, शेल की संख्या में फर्क नहीं पड़ा। अगला इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम में डला, वो भी 3D में डला, जो कि पेनल्टीमेट है, क्योंकि बाहर वाली शेल को आप क्या कहते हैं? बाहर वाली को आप कहते हैं वैलेंस शेल। उससे जस्ट जो अंदर वाली है जो 3D, उसको आप क्या कहते हैं? दैट इज द पेनल्टीमेट डी सब शेल। ये पेनल्टीमेट डी सब शेल है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम, अब इसका जो जवाब हम लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे? देखो अभी मैं राइट साइड में वहीं पे जो आंसर की जगह थी वहां पे हम लिख देंगे इसका जवाब। देखो अभी लिख के दिखाता हूं मैं आपको कि ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, सबसे पहली लाइन में हम यही लिखते हैं आंसर में कि ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक द इलेक्ट्रॉन्स are added in the penultimate D subshell. In the penultimate D subshell means number of जो आपकी शेल है वो क्या रही? सेम रही। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ शेल नियरली ऑलमोस्ट सेम, यानी ऑलमोस्ट क्या आप सेम ही लिखेंगे। नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, रिमेन लिख देंगे आप यहाँ पे, द नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। इसीलिए जो अट्रैक्शन है, इसीलिए बोलो क्या? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस लिखना था हमें यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज गलत लग गया। द attraction in between the nucleus and the valence shell, nucleus and the valence shell almost remain same, वही ऊपर वाली बात लिख देंगे, almost remain same, so the decrease in size is almost remain same। इसलिए जो डिक्रीज रहा वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जाके डिक्रीज होगा, ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हर बार किस में डल रहे हैं? पेनल्टीमेट डी सबशेल के अंदर आपके, हाँ वो आपके एंटर कर रहे हैं। तो इसलिए आपका जो डिक्रीज है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होगा, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होगा। तो मीन्स आपने ओवरऑल क्या देखा? आपके दिमाग में क्वेश्चन और भी उठा होगा, जब स्कैंडियम से टाइटेनियम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है 21 से 30, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ा, साथ के साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। देखो आप ये बताओ जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? रिमेन सेम। देखो 4s2, ऑलमोस्ट 4s2 रहेंगे। सिर्फ दो एक्सेप्शनल केस थे जिसमें 4s1 रहा था। मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिमेन सेम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिमेन सेम। जो हमने लिखा है ना, ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द पेनल्टीमेट डी सबशेल, द नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, मतलब नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिमेन सेम। आप ये बताओ कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में सेम रहे या अलग अलग? वो सेम रहेंगे विद टू एक्सेप्शन, वन इज द क्रोमियम, अदर वन इज कॉपर। तो ये लाइन भी आप साथ के साथ लिख देंगे इससे पहले कि ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक the electrons are added in the penultimate d subshell and the number of electron in the valence shell remains same, number of electron in the valence shell remain same। ये लाइन और ऐड कर देना यहाँ पे। so the attraction between the nucleus and valence shell electron remains same, almost क्या रहेगी बोलो? almost remain same। तो इसीलिए साइज डिक्रीज तो होता है लेकिन टू द सेम एक्सटेंट होता है। और एक क्वेश्चन का जवाब और यहाँ पे आ गया, why the size of d block element means on moving from scandium to zinc almost remains same। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। बोलो क्या पूछेंगे कि स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं
तो साइज लगभग सेम क्यों रहता है? क्यों रहता है सेम? क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन भी लगभग सेम रहेगी। अट्रैक्शन लगभग सेम रहेगी तो साइज भी लगभग सेम रहेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपके साइज का, बोलो वो क्या था कि साइज डिक्रीज ही क्यों होता है? Size decreases from scandium to zinc. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकम ग्रेटर देन, स्क्रीनिंग फैक्टर करके आप जवाब दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या आया कि साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम क्यों रहता है? साइज लगभग क्यों सेम रहा बताओ? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन D है, subshell हाँ, more क्योंकि active हर बार जो electron. इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो किस में डलते हैं? पेनल्टीमेट डी सबशेल में डलते हैं। Penultimate D subshell. और इसीलिए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे? ऑलमोस्ट रिमेन सेम, क्योंकि लगभग सेम ही रहे, 2 ही रहे। तो इसलिए अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच वो भी ऑलमोस्ट क्या रही? सेम रही। इसलिए साइज भी इनका लगभग क्या रहता है? सेम रहता है। इस बात को आपको बिल्कुल भूलना नहीं। आगे कुछ और प्रॉपर्टी आने वाली है, जैसे व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट कैन फॉर्म एलॉय, वहां पे हम इस बात को यूज करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज लगभग सेम रहता है, इसलिए एलॉय बना सकते हैं, वो हम वहां पे स्टडी करेंगे। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी ही है अब कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है स्कैंडियम से जिंक, इनका साइज लगभग सेम रहता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी ही है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी आपकी, और इनको हमें इसी तरीके से याद रखना होगा। तो ये थे, और इसी बेसिस के ऊपर हमारी अगली जितनी भी प्रॉपर्टीज बनेंगी, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो मेटेलिक करैक्टर के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन हो, हीट ऑफ एटोमाइजेशन के क्वेश्चन हो, जितने भी आएंगे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस होंगे, साइज के ऊपर आपके बेस होंगे। तो इन चीजों को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये हमारा बेस है इस चैप्टर का। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो यहां तक कोई भी डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। अंकल, जो ये वाला लास्ट थर्ड क्वेश्चन किया है हमने कि वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स रहे हर बार, तो उसमें हमें एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा ना, कॉपर और नहीं, zinc का? एक्सेप्शन वो अंडरस्टूड होते हैं कि 2 एलिमेंट ऐसे हैं, वन इज द क्रोमियम, अदर वन इज कॉपर। वो एक्सेप्शनल हमें तभी बताना होता है, एक्सेप्शनल केस, जब कोई हमसे पूछे, कोई आपसे ये पूछे कि बताओ वो कौन से एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तब आप बताएंगे वन इज क्रोमियम, जिसमें 3d5,4s1 कॉन्जुगेशन होती है ड्यू टू देयर हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन। दूसरा कॉपर, जिसमें 3d10,4s1 होता है ड्यू टू देयर फुल फील्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन। तब हम Stable configuration. बिना पूछे आपको जिक्र नहीं करना, वो आपके माइंड में जरूर रहेंगी बातें, लेकिन क्वेश्चन का जवाब जब आप लिखेंगे उसमें नहीं लिखना। क्वेश्चन में तो सिर्फ कैसे लिखना है कि व्हाई द साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम, पहली लाइन में ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक लिख देंगे। सेकंड लाइन में कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द पेनल्टीमेट डी सबशेल आप लिख देंगे। थर्ड लाइन में सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस 4s सबशेल रिमेन Shell सेम, remains same. वो आप लिख देंगे। अगली लाइन में सो द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, वो लिख देंगे। Almost फिर same. साइज की बात आ जाएगी, सो द साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम। क्लियर हो गया बेटा? और ये डायग्राम जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जो हमने बनाया है स्कैंडियम से जिंक तक लिख के, और ये डायग्राम जो बनाए, जैसे मैंने स्कैंडियम का बना दिया, जिंक का बना दिया, बीच में किसी भी एक एलिमेंट का बना दो, इस टाइप से ये जरूर आप ड्रा करना अपने एग्जाम के अंदर, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज नंबर, क्या पता टीचर के दिमाग में क्या बात आ जाए, किस बात के ऊपर वो नंबर काट ले। तो इसलिए आपकी प्रेजेंटेशन बेटर होनी ही चाहिए। बेटर द प्रेजेंटेशन, यानी टीचर को मजबूर करना है आपको कि वो मेरे को नंबर दे ही दे। ठीक है ना? तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और कोई क्वेश्चन बेटा, और कुछ पूछना हो? नहीं अंकल। चलो ठीक है बेटा, यहां तक आप पढ़ के आना, अच्छे से रिवाइज करना, एक एक कॉन्ग्रेशन को याद करना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कल आप मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन यहां तक आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल ऑन द टिप होना चाहिए, जैसे ABCD याद होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपके ऑन द टिप, ताकि जो कल काम करवाया जाए वो आपको बड़ा ही इजी लगे। कॉन्ग्रेशन बार बार लिख के देखना। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Thank you, uncle.